नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के एजुकेशन के पेपर नंबर 3 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। तो हम खंड आ के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग थंबनेल देखकर जान ही चुके होंगे। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो भी हो सकता है, 10 या फिर 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ अतले गुत्रे का। इनको यहाँ पे जो है हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, और देखेंगे कि इनका जवाब जो है, प्रश्न कैसा रहे हो आ सकता है आपके सामने और आप उनका जवाब कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये अति लघुत्तरीय वाला सेक्शन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न आपका दिया गया है ऐतिहासिक विधि। ठीक है, ये ऐसे लिख के छोड़ देंगे। अब इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना रहेगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान विधि में बीते हुए समय की शैक्षिक स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि जो आपकी ऐतिहासिक अनुसंधान विधि है वो बीते हुए समय में शैक्षिक स्थिति क्या रही है, कैसी रही है, उसके बारे में पता लगाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा ऐतिहासिक अनुसंधान उपयोगी होता है। क्या होता है आपका ये ऐतिहासिक अनुसंधान? आपका उपयोगी भी होता है, क्योंकि अतीत का अनुभव, मतलब जो आपके समय पीछे समय में बीत चुका है उसका जो अनुभव होता है वो हमें वर्तमान को समझने में सहायता करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा अतीत हमेशा वर्तमान का गौरव होता है और उससे प्रेरणा मिलती है। ठीक है, क्या होता है, जो अतीत होता है वो हमेशा वर्तमान का गौरव होता है, और जो भी गलतियां हमसे अतीत में होती हैं उनसे हम क्या करते हैं, सीखते हैं, और उससे हमें प्रेरणा भी मिलती है कि भविष्य में हम उस प्रकार की गलतियों को दोहराएं ना। ठीक है, अच्छे से हम चीज़ों को कर सकें। आगे आपको लिखना होगा ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा उन्नति एवं अवनति का मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऐतिहासिक अनुसंधान द्वारा उन्नति और अवनति, मतलब कितना आपने उन्नति की है और कितना आप गिरावट में आए हैं, ये इसका मूल्यांकन किया जाता है, ये वहां पे देखा जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा ऐतिहासिक अनुसंधान पूर्व की विषय सामग्री को सुरक्षित रखता है। मतलब कहते हैं कि जो पूर्व की विषय सामग्री नहीं, पहले जो पढ़ना लिखना पड़ता था, कैसे उनको पढ़ा जाता था, क्या क्या चीज़ें पढ़ाई में यूज की जाती थी। ठीक है, शिक्षा के लिए हमें क्या क्या उपयोगी हुआ करता था, उन चीज़ों को सुरक्षित रखता है, बचा के संभाल के रखता है, और वर्तमान को समझने और भविष्य की योजना बनाने में सहायक होता है। मतलब कह रहे वर्तमान में क्या चीज़ें चल रही हैं उनको आप अच्छे से समझ भी सकते हैं उनकी सहायता से, और भविष्य में आपको क्या क्या चीज़ें सुधारनी है या कैसे उन चीज़ों को करना है, उनमें आपको जो है ये सहायता देता है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का ऐतिहासिक अध्ययन यदि ना किया जाए तो समय बीतने के साथ साथ लोग प्रारंभिक योजनाओं को भूल जाएंगे। मतलब कह रहे हैं कि जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहें तो भारत में कई सारी पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं। ठीक है, उनको उनका अगर हम ऐतिहासिक अध्ययन नहीं करते हैं तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा लोग साथ साथ उसको क्या करते जाएंगे, भूलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो उनका अध्ययन करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो कैसा आपको लग रहा है। ठीक है, स्पीड थोड़ी बहुत तेज हो सकती है, क्योंकि कम समय में अगर आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है तो स्पीड को थोड़ा मेंटेन करके रखना होगा। और आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं, लिखने की और पढ़ने की स्पीड काफ़ी अच्छी कीजिए, क्योंकि कक्षा 10 और 9 में कम लिखना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है। इतना जितना लिख पाओ सब कम ही लगता है। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि शोध समस्या के स्रोत बताइए। ठीक है, शोध समस्या के क्या स्रोत हैं आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में समस्या के निम्नांकित स्रोतों का उल्लेख अपनी पुस्तक रिसर्च इन एजुकेशन में किया है। ठीक है, पहला स्रोत उन्होंने क्या बताया है, शिक्षालय तथा समाज से उत्पन्न समस्याएं। ठीक है, पहला स्रोत उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है शिक्षण जो है, शिक्षण और शिक्षालय तथा समाज, इन तीनों से उत्पन्न समस्याएं, ये पहला उन्होंने क्या बताया है, स्रोत बताया है। ठीक है, दूसरा बताते हैं, मतलब इसको अगर हम थोड़ा समझें तो शिक्षण में जो चीज़ें, जो समस्याएं हमें देखने को मिली, शिक्षालय मतलब विद्यालय जहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ पे जो समस्याएं देखने को मिली, समाज से जो उत्पन्न हुई समस्याएं देखने को मिली, तो उन समस्याओं को देख कर ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं, उनमें सुधार कर पाते हैं। ठीक है, उन समस्याओं को हम देखते हैं फिर उनमें सुधार करते हैं। तो हमें जो पहला स्रोत मिला है जहाँ से हमें सुधार करना चाहिए, वो पहला शिक्षण से, दूसरा शिक्षालय से, तीसरा समाज से, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे हम लोग दूसरा नंबर डाल के, पहला तो आपको समझ में आ गया। दूसरा यहाँ पे आप डालेंगे कि प्रौद्योगिकी प्रगति
सामाजिक विकास तथा परिवर्तन से उत्पन्न समस्याएं। ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी प्रगति में जो समस्याएं हमें देखने को मिलती है, सामाजिक विकास में जो समस्याएं देखने को मिलती हैं, परिवर्तन से जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, उनके अनुसार भी हम शोध करते हैं, सुधार करते हैं। ठीक है, तीसरा आप यहाँ पे लिखेंगे, तीसरा रहेगा कि शोध स्तर पर पाठ्य पुस्तकें। ठीक है, पहले हमने क्या सुधारा है उन स्तर पे देखेंगे, पाठ्य पुस्तकों के बारे में, पत्रिकाओं के बारे में, शोध प्रतिवेदनों से प्राप्त समस्याओं को हम देखते हैं और फिर वहां से हम सुधार करते हैं। ठीक है, चौथा आप लिखेंगे, पूर्व के शोधकर्ताओं ने अनुसंधान के प्रतिवेदनों तथा विषयाध्यापकों से प्राप्त समस्याएं, मतलब कह रहे हैं कि जो शोधकर्ता के अनुसंधान के प्रतिवेदनों, मतलब कह रहे हैं कि जो शोधकर्ता हुए हैं उन्होंने अनुसंधान में जो कोई भी शोध किया है उसका जो रिजल्ट आया है उनको हम देख करके, ठीक है, उसके बाद विषय अध्यापकों से प्राप्त समस्याएं, विषय अध्यापकों को कौन कौन सी समस्याएं झेलने को पड़ती है कक्षा में, उन चीज़ों को हम देखते हुए फिर शोध हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आपको जो है स्रोत दिखाई पड़े हैं शोध के। हम पहले यहाँ से देखते हैं क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, फिर उनमें हम सुधार करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, न्यादर्श से आप क्या समझते हैं, ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न है। इसमें आप लिखेंगे, पूरे समूह में जब हम अध्ययन के लिए कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तो चुनी हुई इकाइयों को न्यादर्श या प्रतिदर्श कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर हम पूरे समूह में जब भी कभी भी अध्ययन करने के लिए इकाइयों का चयन करते हैं, इकाइयों का मतलब ये हुआ कि हम किन किन चीज़ों की सहायता से शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, कौन सी पुस्तकें होंगी, कहाँ पे हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, कौन हमें शिक्षित करेगा, ये सारी चीज़ें जब हम निर्धारित करते हैं, ठीक है, चयन करते हैं, तो उसी को जो हमने वहाँ पे चयन किया है उन्हीं को हम न्यादर्श या प्रतिदर्श भी कह देते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको लिखना होगा, वह समूह जिसमें न्यादर्श का चयन किया जाता है उसे समग्र कहते हैं। ठीक है, उस समूह को हम क्या नाम दे देते हैं, समग्र कह देते हैं। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, न्यादर्श का चयन किया जाता है। आगे आपको लिखना होगा, प्रतिदर्श के समूह के संपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। क्या कहता है कि प्रतिदर्श के समूह के संपूर्ण गुण, जितने भी गुण होते हैं उनका होना क्या होना चाहिए, आवश्यक है। न्यादर्श की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, यहाँ पे बताई गई हैं। देखते हैं, पहले आपके जो महोदय आते हैं वो आते हैं गुटे एवं हैट महोदय। उन्होंने कहा है कि एक निदर्श जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ठीक है, संपूर्ण समूह का निम्नतम प्रतिनिधित्व है। ठीक है, कौन कहते हैं, आपके गुडे एंड हैट महोदय कहते हैं। ठीक है, दूसरे आपके आ जाते हैं पीबी यंग महोदय। उन्होंने कहा है कि एक सांख्यिकी निदर्शन एक निम्नतम आकार या संपूर्ण समूह या योग का अंश है जिससे निदर्शन को लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। इसमें ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि जब भी आपको ये लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट यही चीज़ें आपको उठा के लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे आपको देखते हैं, तीसरे नंबर आ जाते हैं, बोगार्ड्स जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि निदर्शन पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के समूह में से निश्चित प्रतिशत का चुनाव करता है। ठीक है, तो ये आपके कौन कहते हैं, बोगार्ड्स महोदय कहते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे कि संक्षेप में निदर्शन पद्धति में हम चुनी हुई इकाइयों के आधार पर समग्र के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार निदर्शन अध्ययन के लिए समग्र में चुनी हुई वह इकाइयां हैं जो प्रत्येक दृष्टिकोण से समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका जवाब दे पाएंगे। चौथा नंबर प्रश्न देखें तो चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि व्यवहारिक अनुसंधान क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देंगे, जब हम स्वीकृत सिद्धांतों के अनुरूप किसी समस्या को हल करते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब हमने मतलब कोई भी ऐसा सिद्धांत है जिसको हमने ऑलरेडी स्वीकृत एक्सेप्ट कर रखा है, उसके अनुरूप हम क्या करते हैं, जब किसी समस्या का हल ढूंढने निकलते हैं, क्या करते हैं, कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन जब आप ढूंढने निकलते हैं तो उसे व्यवहारिक अनुसंधान कहा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, जब
जब अन्वेषणकर्ता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करता है तो वह अनुसंधान व्यवहारिक अनुसंधान के श्रेणी में आता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कोई भी खोज करता है, अन्वेषण करता है, ठीक है, वो किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करता है। जब जब भी कभी वो किसी क्रियात्मक समस्या का क्या करता है, समाधान, उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, तो वह अनुसंधान क्या हो जाता है, व्यवहारिक अनुसंधान की श्रेणी में आ जाता है। आगे आपको लिखना होगा, व्यवहारिक अनुसंधान की समस्या सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक या मानव शास्त्र से संबंधित आदि किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं कि एक ही चीज से संबंधित है, सामाजिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक या फिर आप मानव शास्त्र से संबंधित भी हो सकती हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, व्यवहारिक अनुसंधानों द्वारा मौलिक अनुसंधानों के लिए अनेक उपयोगी उपकल्पनाएं मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए, 5वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शून्य परिकल्पना क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नल परिकल्पना या नकारात्मक परिकल्पना है। ठीक है, नल परिकल्पना क्या है, एक नकारात्मक परिकल्पना है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसे शून्य परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। तो या तो आपसे शून्य परिकल्पना पूछ लेगा या नल परिकल्पना पूछ लेगा। ठीक है, बोलते बोलते क्या होता है, कोई चीज़ें अगर अटक जाती हैं तो आप उनको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि अ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आ जाती है। ठीक है, चलिए, आगे आपको लिखना होगा, इसका उपयोग सांख्यिकी अनुसंधान की परिकल्पनाओं की जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इसका उपयोग सांख्यिकी अनुसंधान की परिकल्पनाओं की जांच जब हमें करने होती है तो उस समय हम शून्य परिकल्पना का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, नल परिकल्पना का यह विचार व्यक्त करती है। ठीक है, क्या करती है, नल परिकल्पना यह विचार व्यक्त करती है कि प्रतिदर्श में प्रदर्शित परिणाम किस सिद्धांत के आधार पर अपेक्षित परिणाम से सार्थक ढंग से भिन्न होता है। मतलब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने जो भी आपको परिणाम देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्या प्रतिदर्श में जो जिस प्रकार के भी आपको परिणाम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, वो सिद्धांत के आधार पर अपेक्षित परिणाम है कि जितना आपने अनुमान लगाया था क्या उतना है। ठीक है, परिणाम से सार्थक ढंग से भिन्न नहीं होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, नल परिकल्पना को असत्य सिद्ध करते हुए अपनी परिकल्पना को सत्य सिद्ध करना अनुसंधानकर्ता का कर्तव्य होता है। अनुसंधानकर्ता का क्या कर्तव्य होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो वो ये होता है कि वो नल परिकल्पना को पहले क्या करे, उसको असत्य सिद्ध करे कि ये चीजें गलत हैं, और जो उसने जो वो परिकल्पना कर रहा है उसको दिखाए कि हाँ ये चीजें सही जा रही हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, डॉक्टर H.C. सिन्हा ने अपनी पुस्तक शैक्षिक अनुसंधान में इसके निम्न 3 रूप बताए हैं। कितने, 3 रूप बताए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सा बताया है उन्होंने। पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला बताया उन्होंने कि 2 या 2 से अधिक आबादियों में किसी भी प्रकार के अंतर को नकारती है। ठीक है, क्या करती है, जैसे 2 हो या 2 से अधिक आबादियां हो, ठीक है, 2 हो या 2 से अधिक आबादियां, 3 4 कितनी भी हो सकती हैं, कि किसी भी प्रकार के अंतर को यह क्या कर देती है, नकारती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, इसकी सामान्यता है कि नमूनों में जो अंतर दिखाई देता है वह केवल प्रतिचयन के संयोग के कारण है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसकी सामान्यता यह है कि जो कोई भी नमूने में जो कोई भी अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है वो केवल प्रतिचयन की वजह से आपको देखने को मिल रहा है, वो एक संयोग है और कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरा आपको लिखना होगा, किसी आबादी में 2 या अधिक विशेषकों के सहसंबंध को शून्य बताती है। ठीक है, क्या बताती है, जो विशेषक होते हैं उनके जो सहसंबंध, आपस के जो संबंध होते हैं वो शून्य के बराबर होते हैं, यह बताती है। ठीक है, तीसरा आपको लिखना होगा, किसी आबादी में किसी विशेषक का वितरण किसी घोषित प्रणाली से भिन्न होना नहीं मानती है और कहती है कि जो भिन्नता प्रतिदर्श में दिखाई देती है वह केवल प्रतिचयन के संयोग से है। ठीक है, किसके कारण है, प्रतिचयन के संयोग के कारण है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए, 6ठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शोध समस्या को चिन्हित करने के स्रोत क्या हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बताने हैं, तो आपको लिखने होंगे कि जब शोधकर्ता को अनुसंधान के निमित्त या फिर घटनाक्रम के विस्तार
पर निश्चय करना है तो उसे पर्याप्त सजगता के साथ विचार करना चाहिए। कितने पर्याप्त सजगता के साथ उसको ये चीज़ें पता हो कि वो क्या करने वाला है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा मान्य समस्याओं के समूह में से कोई भी एक समस्या ही अध्ययन के निमित्त चुनी जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी, समस्याओं के समूह में से कोई एक समस्या ऐसी होगी जिसको हम अध्ययन के निमित्त मतलब अनुकूल समझेंगे कि इसके बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना होगा। ठीक है, चर्चा करनी होगी, जिससे एक समय में एक समस्या का सम्यक अध्ययन संभव हो सके। क्या हो सके, सम्यक अध्ययन संभव हो सके। समस्याओं की तुलना में किसी एक समस्या का चयन अध्ययन के निमित्त निम्नांकित आधारों पर किया जा सकता है। कह रहे हैं कि किसी एक समस्या का अगर आप चयन करना चाहते हैं तो अध्ययन के निमित्त के आधार जो हैं कुछ यहाँ पे बताए गए हैं कि आप किस आधार पे उनका चयन कर सकते हैं। ठीक है, पहला आधार ये बताया गया है कि उसमें रुचि होने के कारण होने चाहिए कि आपका इंटरेस्ट उसमें बन रहा हो। दूसरा, उच्चतर अध्ययन के आधार के रूप में हो। ठीक है, ये आपका दूसरा कारण हो जाता है। तीसरा जो आधार है आपका ये बताया गया है कि शैक्षिक परिस्थितियों को समुन्नत एवं श्रेष्ठ बनाने हुए हेतु। ठीक है, ये होना चाहिए। और चौथा जो आधार बताया गया है वो बताया गया है व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु। ये चार आधार के आधार पर जो है हम क्या करते हैं, इनका चयन करते हैं। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि न्यायादर्श पद्धति के प्रकार आपको यहाँ पे बताने हैं। तो आपको लिखना होगा अनुसंधान समस्या के अनुरूप प्रतिदर्श चयन की बहुत सारी प्रणालियाँ प्रचलित हैं। प्रत्येक प्रणाली की कुछ पृथक विशेषताएं हैं और समस्याओं की प्रकृति के अनुरूप प्रत्येक प्रणाली की पृथक उपयोगिता भी है। मतलब कह रहे हैं कि जितनी प्रकार की प्रणालियां हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग उपयोगिता भी है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इन प्रचलित प्रणालियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला आपका कौन सा आ जाता है, पहला आ जाता है दयो निदर्शन या फिर यादृच्छिकी निदर्शन। ठीक है, यादृच्छिकी न्यादर्श। ठीक है, आगे आपको दूसरा लिखना होगा स्तरित निदर्शन। ठीक है, तीसरा आपको लिखना होगा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन। चौथा आपको लिखना होगा गुच्छ निदर्शन और पांचवा आपको लिखना होगा निर्णयात्मक निदर्शन। ये आपके 5 यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि शैक्षिक अनुसंधान के उपकरणों का महत्व बताइए। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान के उपकरणों का आपको यहाँ पे महत्व बताना है कि इनका क्या महत्व होता है। तो आगे आपको यहाँ पे लिखना होगा कि शोध कार्य में शोध उपकरणों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, फिर आगे लिखना होगा इनकी विश्वसनीयता और वैधता तथा वस्तुनिष्ठता पर बहुत कुछ शोध प्रक्रिया के परिणाम निर्भर करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो आपकी विश्वसनीयता होती है, जो वैधता होती है, जो वस्तुनिष्ठता होती है, उस पर जो है बहुत कुछ शोध प्रक्रिया के परिणाम निर्भर करते हैं कि वो परिणाम कैसे आने वाले हैं। ठीक है, तो आगे आपको लिखना होगा अतः उपकरणों का निर्माण और प्रयोग बहुत समझ बूझ कर करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर आगे आप लिखेंगे शोध उपकरणों से अभिप्राय परिकल्पना को पुष्ट करने के लिए तथा आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए अपनाए गए संसाधन हैं। ठीक है, फिर आगे लिखना होगा जिनका उपयोग शोधकर्ता अपनी समस्या के समाधान के लिए करता है। किसके लिए करता है, अपनी जो समस्या है उसका समाधान ढूंढने के लिए उनका उपयोग करता है। आगे आपको लिखना होगा प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। पहला आपका आ जाता है प्रश्नावली, दूसरा अनुसूची, तीसरा चिन्हांकन सूची। ठीक है, चौथा आपका निर्धारण मापनी। ठीक है, पांचवा आपका अभिवृत्ति मापनी, छठा आपका प्राप्तांक पत्र, सातवां अवलोकन, आठवां साक्षात्कार, फिर उसके बाद समाज मिति प्रविधि, उसके बाद मनोवैज्ञानिक परीक्षण आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये 8 यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर आपसे पूछ रहा है। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे प्रयोगात्मक अनुसंधान लगभग 2 एक जैसी दशाओं में से किसी एक में अनित्य कारक को जोड़कर परिवर्तन का अनुभव करता है। ठीक है, उनको क्या करता है, जो अनित्य कारक होते हैं उन दोनों को जोड़ता है और उनमें परिवर्तन का अनुभव करता है, आभास करता है, फील करता है और उसके आधार पर सामान्यीकरण करता है और उन्हीं के आधार पे वो क्या करता है, सामान्यीकरण भी करता है। साधारण शब्दों में इसे अनित्य कारक के कारणों, ठीक है, क्या साधारण शब्दों में
इसी अनित्य कारक के कारण उत्पन्न अवस्था के अध्ययन को प्रायोगिक अन्वेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बता पाएंगे। आगे आपको लिखना होगा, परंतु प्रयोग का सबसे सही उपयोग प्रयोगशाला से ही संभव है। ठीक है, क्या प्रयोग का सबसे सही उपयोग कहाँ से संभव है? प्रयोगशाला से ही संभव है, क्योंकि वहाँ वस्तुओं और परिस्थितियों का नियंत्रण रखना संभव होता है। मतलब वस्तुओं के ऊपर भी वहाँ पे आप नियंत्रण रख पाएंगे और परिस्थितियों के ऊपर भी आप वहाँ पे नियंत्रण रख पाएंगे। आगे आपको लिखना होगा, वैज्ञानिक प्रयोगों की पुनरावृत्ति प्रयोगशाला में बार बार की जाती है। ठीक है, उनको बार बार चेक किया जाता है और तभी वह नियम बनाने में सहायक होते हैं, और तभी वो क्या होते हैं? नियम बनाने में आपके मददगार, हेल्पफुल साबित होते हैं आपके लिए। आगे आपको लिखना होगा, व्हिट महोदय ने प्रयोगात्मक अन्वेषण विधि के ऐतिहासिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि वैज्ञानिक प्रयोगों के पद चिन्हों पर चलते हुए पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री 19वीं शताब्दी में अन्वेषण विधि का उपयोग शिक्षा में करने लगे। यूरोप के हर्बर्ट पेस्टोलॉजी, ठीक है, उसके बाद बेस्डो, और उसके बाद अमेरिका के जॉन डेवी, फिर पार्कर आदि विद्वानों ने शिक्षा पर प्रयोग किए, जिनका उद्देश्य शिक्षा की उन्नति करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये बता पाएंगे। 10वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शोध प्रबंधन के अध्ययन शोध प्रबंधन के अध्याय लिखिए। क्या लिखने हैं आपको? शोध प्रबंधन के अध्याय लिखने हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा, शोध प्रबंधन की को सामान्यतः निम्न प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला उपक्रम में, ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा शीर्षक पृष्ठ, ठीक है, उसके बाद स्वीकृति पृष्ठ, फिर प्रकथन, फिर उसके बाद विषय सूची, फिर सारणी सूची, रेखा चित्र सूची आदि आते हैं। दूसरा आपका प्रतिवेदन तथा मूल भाग, इसमें आपको पहला आपका जाता है प्रस्तावना, दूसरा समस्या कथन, तीसरा समस्या का परिभाषीकरण, चौथा आपका परिसीमन, ठीक है, उसके बाद पांचवा शोध कार्य का उद्देश्य, छठा शोध विधि, सातवां शोध विधि परिभाषा, सातवां प्रक्रिया, आठवां प्रदत्त संग्रह सामग्री के स्रोत, और नौवां आपका शोध प्रबंधन की योजना आदि सारी चीज़ें आती हैं। तीसरे में आपका आ जाता है संबद्ध साहित्य, ठीक है, संबद्ध साहित्य। चौथा आपका आ जाता है मूल अध्ययन परिचय, ठीक है, मूल अध्ययन का क्या? परिचय और अध्ययन का विवरण। उसके बाद आपका आ जाता है समापन, इसमें आपके निष्कर्ष और सुझाव दो चीज़ें होती हैं। छठा आपका आ जाता है संदर्भ सामग्री, इसमें आपकी ग्रंथ सूची और परिशिष्ट होती हैं। अनुसंधान के विषय व स्वरूप के आधार पर उपयुक्त रूपरेखा के में संशोधन किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि अनुसंधान का विषय और उसका स्वरूप देखते हुए आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं यही चीज़ें आप रखें, ठीक है, बदल भी सकते हैं। 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि सर्वेक्षण अनुसंधान के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इसमें आप लिखेंगे, सर्वेक्षण किसी भी विषय की जानकारी के लिए उपयोग की गई वह विधि है जो अधिकाधिक तथ्यों के तर्क संगत के रूप में रखती है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, या भूत और वर्तमान समय दोनों के अध्ययन हेतु किए जाते हैं। किसके लिए? भूत मतलब कि पास्ट के लिए भी और वर्तमान दोनों समय के लिए अध्ययन में ये प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, परंतु अधिकांशतः सर्वेक्षण वर्तमान परिस्थिति तथा दशाओं अध्ययन हेतु किया जाता है। मतलब कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनका उपयोग वर्तमान की परिस्थितियों और दशाओं के हेतु इनका उपयोग हम करते हैं, उनके अध्ययन हेतु उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा, सर्वेक्षण की विशेषता उनके उपकरण होते हैं। क्या होते हैं? सर्वेक्षण की विशेषता क्या होती है? उसके उपकरण होते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य तथ्य एकत्रित करना होता है। क्या होता है? तथ्य एकत्रित करना होता है, या अनुसंधान नहीं होता है। सर्वेक्षण अन्वेषण के में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली विशेषता, सर्वेक्षण तथ्य प्रधान तथा वस्तुनिष्ठ होते हैं। कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं और वस्तुनिष्ठ होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, सर्वेक्षण प्रायः सामूहिक रूप से किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त? तो सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है, तीसरा आपका यहाँ पे दिया गया है कि अध्ययन सामग्री के एकत्रीकरण के लिए सर्वेक्षक को सर्वेक्षण क्षेत्र
तथा वहाँ के व्यक्तियों का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि अध्ययन सामग्री को एकत्रीकरण के लिए, एकत्रीकरण का मतलब हुआ उनको इकट्ठा करने के लिए सर्वेक्षक को जो कोई भी सर्वेक्षक है जो जांच करता है, वो सर्वेक्षण क्षेत्र मतलब जहाँ की वो जांच करने वाला है और जहाँ के लोगों के ऊपर जांच करने वाला है, उनका वैज्ञानिक विधियों से पहले वो अध्ययन करता है। ठीक है, चौथा आप लिखेंगे सर्वेक्षण का उद्देश्य सुधार करना होता है। क्या करना होता है मेरे प्यारे दोस्त? इसका उद्देश्य, सर्वेक्षण का उद्देश्य सुधार करना होता है कि वो किसी भी चीज में सुधार कर सके। ठीक है, 12वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अनुसंधान प्रतिवेदन के महत्व को बताइए। इसमें आप लिखेंगे अनुसंधान प्रतिवेदन शोध कार्य का अंतिम किंतु महत्वपूर्ण पद है। कैसा है? शोध कार्य का ये अंतिम पद है और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे सभी प्रक्रियाओं का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद शोधकर्ता ऐसे स्तर पर पहुंचता है जिसके आगे अध्ययन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। ठीक है, मतलब कहते हैं कि जब कोई भी जो शोध करता है मेरे प्यारे दोस्त, सभी प्रक्रियाओं को जब वो पूरा कर लेता है तो वो एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है जिसके आगे अध्ययन की प्रक्रिया बढ़ाना इम्पॉर्टेंट ही नहीं रह जाता। मतलब वो लास्ट कंक्लूजन पे जाके वो पहुंच जाता है, वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इस स्तर तक विषय वस्तु का पूरा विकास हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा, जितना हो सकता था वो सब कुछ हो चुका होता है और सभी उपयोगी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। अनुसंधान के परिणाम अनुसंधानकर्ता तक ही सीमित रहें। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जो अनुसंधान के परिणाम है वो केवल अनुसंधानकर्ता मतलब जिसने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, जिसने उसके बारे में शोध किया, उसी तक सीमित ना रहे। इसीलिए प्रतिवेदन के रूप में इसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ठीक है, और इसीलिए वो एक रिजल्ट के रूप में ले जा करके दिखाए, ये इसके लिए क्या हो जाता है? कंपलसरी अर्थात अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा गुडे एंड हैट महोदय ने लिखा है, क्या लिखा है कि प्रतिवेदन तैयार करना अनुसंधान का अंतिम सोपान है। अनुसंधान का क्या होता है? अंतिम सोपान का मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं चरण कह सकते हैं या स्टेज है। ठीक है, ये लास्ट स्टेज होता है और इसका उद्देश्य इच्छुक व्यक्तियों का अध्ययन के परिणाम को पर्याप्त विस्तार, ठीक है, पर्याप्त विस्तार के साथ और इस प्रकार व्यवस्थित रूप से पहुंचाना है जो प्रत्येक पाठक को तथ्य को ग्रहण करने और स्वयं के लिए निष्कर्षों के औचित्य का निर्धारण करने में सामर्थ्य बनाए। ठीक है, तो ये आपके कौन कहते हैं? गुडे एवं हैट महोदय जी कहते हैं। ठीक है, चलिए 13वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अनुसंधान प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्या पूछ रहा है मेरे भाई दोस्त? अनुसंधान प्रतिवेदन से क्या तात्पर्य है, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसमें आप लिखेंगे प्रतिवेदन लेखन प्रत्येक सामाजिक शोध का अंतिम लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण, एक मिनट, ये चीज तो अभी पढ़ चुके। अच्छा, अनुसंधान प्रतिवेदन के महत्व भी हम लोग पढ़े थे और ये आपका अनुसंधान प्रतिवेदन से तात्पर्य है। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे क्या कि प्रतिवेदन लेखन प्रत्येक सामाजिक शोध का अंतिम लेकिन अधिक महत्वपूर्ण चरण है। एक अध्ययनकर्ता किसी शोध विषय से संबंधित जितने भी तथ्यों का संकलन करता है, ठीक है, तथ्यों का संकलन करता है, उनका सारणीयन एवं विवेचन कर लेने के पश्चात उन पर आधारित निष्कर्षों को एक व्यवस्थित प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस दृष्टिकोण से प्रतिवेदन अथवा रिपोर्ट एक प्रकार से महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए लिखित विवरण है। क्या कहते हैं कि इस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो जो आपका प्रतिवेदन होता है, प्रतिवेदन मतलब रिजल्ट आप कह सकते हैं या रिपोर्ट, यहाँ पे कह रहे हैं ना, रिपोर्ट सब ज़्यादा बेटर रहेगा। रिपोर्ट एक प्रकार से महत्वपूर्ण शोध कार्य के लिए लिखित विवरण होता है। मतलब आपने जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है वो आपने लिखकर उसको उसके बारे में बताया, उसी को हम जो क्या कह देते हैं? प्रतिवेदन कह देते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा जिसके बिना शोध कार्य को पूरा नहीं माना जा सकता। अगर आप लिखित विवरण नहीं देते हैं तो शोध कार्य आपका पूरा नहीं हुआ है। कोई अध्ययन चाहे सामाजिक हो अथवा प्राकृतिक हो, उससे संबंधित तथ्यों एवं निष्कर्षों को प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता आवश्यक है। ठीक है, पहले आपको क्या करना होता है? उनको लिखकर सामने आपको किसी न किसी रूप से, उस रूप में उसको आपको लिख के रखना
कहना होता है, सामने प्रस्तुत करना होता है। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सहभागी अवलोकन एवं असहभागी अवलोकन में आपको यहाँ पे अंतर बताना है। तो इसमें आप लिखेंगे सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता उन समुदायों अथवा व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है जिनको अध्ययन में सम्मिलित किया गया हो। ठीक है, क्या करता है कि उन व्यक्तियों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है जिनको क्या कहा जाता है, अध्ययन में सम्मिलित किया जाता है। कौन करता है, अवलोकन करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा गुडे एवं हैट महोदय लिखते हैं, क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि इस प्रणाली का उपयोग उस समय किया जाता है जब अनुसंधानकर्ता अपने का समूह का सदस्य बनने के योग्य बना लेता है। मतलब कह रहे हैं कि इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब अनुसंधानकर्ता अपने को समूह का सदस्य, मतलब वो खुद समूह का सदस्य बन सके, इस योग्य जब बना लेता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप लिखेंगे असहभागी अवलोकन भी अनियंत्रित अवलोकन का एक रूप है। ठीक है, इस अवलोकन में अवलोकनकर्ता अवलोकन किए जाने वाले समूह के मध्य केवल उपस्थित रहता है, किंतु समुदाय के कार्यपालों, क्या मेरे पास कार्यकलापों, ठीक है, समुदाय के कार्यकलापों में भाग नहीं लेता है। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं ये लोग कि जो ये इस अवलोकन में अवलोकनकर्ता क्या होता है, अवलोकन किए जाने वाले समूह के मध्य केवल उपस्थित रहता है, केवल वहाँ पे उसकी प्रेजेंटेशन लगी रहती है। ठीक है, लेकिन वो उस समुदाय के कार्यकलापों में भाग बिल्कुल भी नहीं लेता, बस केवल वो वहाँ पे जाके पहुँच जाए, बैठा रहे, बस उसमें उसको कोई भी काम नहीं करना होता है। वह ना तो समुदाय की अस्थायी सदस्यता को प्राप्त करता है और ना सामुदायिक जीवन के साथ अपना समन्वय करने का प्रयत्न करता है। मतलब कह रहे हैं कि ना ही वो क्या करता है, सामुदायिक अस्थायी सदस्यता प्राप्त करता है, समुदाय की अस्थायी सदस्यता उसको नहीं प्राप्त होती है, और ना ही सामुदायिक जीवन के साथ वो अपना समन्वय कर सकता है, स्थापित कर सकता है, उसके अनुकूल नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा असहभागी अवलोकन सहभागी अवलोकन से केवल इस दृष्टिकोण से पृथक है कि एक में अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले सामुदायिक जीवन में भाग लेता है और असहभागी अवलोकन में केवल दर्शक की भांति सामूहिक व्यवहार का अवलोकन करता है। क्या करते हैं कि यहाँ पे बताते हैं, जो सहभागी अवलोकनकर्ता होता है मेरे प्यारे दोस्त, अवलोकन होता है, उसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले सामुदायिक जीवन में भाग लेता है। ठीक है, और जो आपका असहभागी अवलोकन होता है, इसमें अवलोकनकर्ता केवल एक दर्शक का काम करता है, मानो जैसे कोई T20 का मैच बैठ के देख रहा हो। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं और आज का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। ये आपका आखिरी प्रश्न भी है। ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि अनुसंधान के प्रकारों को बताइए। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। इसमें आप लिखेंगे समस्त अनुसंधान को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला मौलिक अनुसंधान, दूसरा व्यवहारिक अनुसंधान, तीसरा क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, फिर नीचे आप लिखेंगे नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसंधान का वर्गीकरण निम्नलिखित रूपों में किया गया है। किसमें, पहला बताया है मौलिक अनुसंधान, दूसरा व्यवहारिक अनुसंधान, तीसरा प्रयोगात्मक अनुसंधान। ठीक है, चलिए तीसरे में आप लिखेंगे एडवर्ड एवं क्रॉनबैक ने अनुसंधान का वर्गीकरण निम्नलिखित रूपों में प्रस्तुत किया है। उन्होंने 4 बताया है। पहला सर्वेक्षण अनुसंधान, दूसरा प्रविधि अनुसंधान, तीसरा व्यवहारिक अनुसंधान, चौथा आलोचनात्मक अनुसंधान, ये बताया है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन का जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, सेकेंड पार्ट लाया जाए कि नहीं लाया जाए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।